हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पार्ट 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। मैं पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको पॉइंट नंबर 12 में धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देती है। इसको समीकरण के द्वारा बताया मैंने डायरेक्ट। अब आपको पहले मैंने पूछा था कि यहाँ पर एक दो जगह मैंने छोड़ दी थी खाली, और ए और बी का मान ज्ञात करो क्या होगा। तो देखिए इसमें मैंने दोनों को एक साथ बता दिया है, एक ही समीकरण में, किताब में भी दिया हुआ है ये Na2CO3 या NaHCO3। ये है सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट, और ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अम्ल ले लिया मैंने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लवण क्या बना रहा है ये NaCl, जल बन ही रहा है आपका येरा और CO2। इस प्रकार यह अभिक्रिया होती है। तो परीक्षा में एक नंबर पूछ लेता है कि कोई भी एक जगह खाली छोड़ देता है और कहता है ए बी को ज्ञात करो, तो आपको ये पूरी समीकरण आनी चाहिए। देखिए आगे पॉइंट नंबर 3 क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए क्या होती है परिभाषा कि अम्ल व क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखना, दो चीज़ें लेनी है आपको, एक तो अम्ल लेना है और एक क्षारक। आपस में अभिक्रिया कर लेंगे दोनों और लवण और जल बनाएंगे, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण रूप में देखिए इसको उदाहरण से, अम्ल प्लस क्षारक, ठीक है, दोनों आ गए आपके पास में, आपस में अभिक्रिया कर लेंगे दोनों, लवण और जल देंगे केवल। उदाहरण देखिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बना रहे हैं NaCl सोडियम क्लोराइड और जल। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, क्या धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय क्यों होती है, या धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं। यहाँ से एक नंबर में प्रश्न पूछ लेते हैं पहले कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। ये एक नंबर का प्रश्न हो जाएगा आपका, क्या धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो आपको याद रखना डायरेक्ट धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन अभी हमें कह रहा है कि क्यों होती है, तो इसका क्यों का उत्तर हम इस प्रकार देंगे। देखिए एक लाइन का उत्तर है केवल, ये आपका एक लाइन का ही उत्तर है कि जिस प्रकार अम्ल एवं इम्ल क्षारक के साथ, ध्यान रखना अम्ल क्षारक ऊपर बताया था मैंने भी आपको, यहाँ पर अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार धात्विक ऑक्साइड है आपके, वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ध्यान रखना धात्विक ऑक्साइड प्रश्न में दिया हुआ है आपको। और अब क्या कह रहा है, प्रकृति कैसी है, क्षारीय है, तो आप क्षारक को छोड़ दो, अम्ल ले लो। क्षारक धात्विक ऑक्साइड है ना आपका, ये क्या करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए धात्विक ऑक्साइड तो आपको प्रश्न में दिया हुआ है, और प्रकृति कैसे इसकी क्षारीय है, तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो आप क्षारीय तो है ही इसकी प्रकृति, तो आप यहाँ क्या लोगे, धात्विक ऑक्साइड के साथ क्या लोगे, अम्ल। ध्यान रखना धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, क्षारीय है, तो आप क्या लोगे यहाँ पर, धातु ऑक्साइड के साथ में अम्ल लेना है आपको। अम्ल आ गया, के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, अम्ल के साथ क्या बच गया आपके साथ में, क्षारक बच गया, क्षारक रह गया आपके साथ में, इसलिए धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। तो धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, लवण प्लस जल, यहाँ से प्रश्न में दिया हुआ था आपको। ये आप मेन चीज़ है, एक नंबर के लिए आप डायरेक्ट याद रखना, एक नंबर के लिए आप डायरेक्ट रखना याद के धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय है। तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट याद रख लो कि धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे और लवण व जल देंगे। तो यहाँ से किस चीज़ की कमी रहेगी अम्ल के साथ में, क्षारक की। अम्ल के साथ किस चीज़ की कमी रहेगी, क्षारक की। तो धात्विक ऑक्साइड कैसे हो गए आपके, क्षारीय प्रकृति के। धातु ऑक्साइड प्रकृति कैसी हो गई, क्षारीय। देखिए यहाँ लिखा मैंने शॉर्टकट में कि क्षारक की कमी रह गई यहाँ पर, अम्ल प्लस क्षारक, क्षारक होता
तो ये अम्ल, लवण और जल बनते हैं। तो क्षारक की कमी हो गई तो धातु ऑक्साइड को कहेंगे क्षारक। फिर इसका उल्टा आ गया, धात्विक ऑक्साइड की जगह हम ले रहे हैं अधात्विक ऑक्साइड। देखिए अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय क्यों होती है? देखिए यहाँ पर अ लिखा हुआ है, इसमें भी क्या लिखा हुआ है अ से अधात्विक ऑक्साइड और अ से अम्लीय। तो ये लाइन आपको डायरेक्ट याद रखनी है। शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। तो ये याद रखने का तरीका हो गया अ से अधात्विक ऑक्साइड अ, और अ में क्या आ रहा है? अम्लीय में भी क्या आ रहा है? तो दोनों याद रहने के तरीके हैं, तो इसे आपको याद हो जाएगा। अब क्यों होती है, उसका क्यों का उत्तर देखिए। या धात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं? तो क्यों का उत्तर देखिए, वही परिभाषा देनी है आपको पहले उदासीनीकरण वाले, कि जिस प्रकार अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार अधात्विक ऑक्साइड क्या करेंगे? किसके साथ अभिक्रिया करेंगे? अब अम्लीय प्रकृति है इसकी, तो क्षारक के साथ अभिक्रिया करेंगे। यहाँ से ध्यान रखना, अधात्विक ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करेंगे? क्षारक के साथ अभिक्रिया करके वही ऊपर वाली चीज़ लवण व जल बनाते हैं। इसलिए अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हो गई? अम्लीय। डायरेक्ट याद करवाया मैंने आपको यहाँ पर कि अ से अधात्विक ऑक्साइड अ, और अ में क्या आ रहा है आपका? अम्लीय। तो दोनों में अ आ रहा है, तो प्रकृति कैसी होती है इसकी? अधात्विक ऑक्साइड की अम्लीय होती है। तो अम्लीय तो होती है, तो हम क्या लेंगे? अधात्विक ऑक्साइड के साथ में क्षारक लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या लेंगे? क्षारक। क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाता है। तो यहाँ से अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति हो गई अम्लीय। इसलिए अधातु ऑक्साइड प्लस क्षारक, लवण प्लस जल। शॉर्ट रूप में आ गया ये। किस चीज़ की कमी रही? क्षारक के साथ में अम्ल की, तो इसलिए प्रकृति कैसी हो गई? अम्लीय। आगे देखिए, पॉइंट नंबर 16, अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता है? क्यों होता है, सॉरी, कि अम्लीय विलयन है आपके पास में, अम्लीय है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है? तो देखिए क्या होता है ऐसा, अम्लीय विलयन में ऐसा क्या होता है कि उसमें विद्युत धारा बहती है। देखिए अम्लीय विलयन में H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन होते हैं, बस इतना ही कारण है इसमें, इतना ही उत्तर देना है। आधी लाइन का उत्तर है केवल कि अम्लीय विलयन में H+ आयन होते हैं, जिसके कारण अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। केवल आपको ये याद रखना है कि अम्लीय विलयन होता है, उसमें H+ आयन होते हैं। आगे, आसुत जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है? आसुत जल यानी कि शुद्ध पानी, जबकि वर्षा जल विद्युत का चालक होता है। इसका कारण क्या है? देखिए, आसुत जल उदासीन होता है, यानी उसमें आयन नहीं होते हैं, इसमें H आयन नहीं होते हैं। आसुत जल यानी कि शुद्ध पानी होता है, उदासीन होता है। पहली चीज़ कैसा होता है? उदासीन, उसमें H आयन नहीं होते हैं, H आयन नहीं होते हैं, इसलिए आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करता है, उसमें विद्युत धारा नहीं बहती है। जबकि वर्षा का जल होता है वो अम्लीय होता है। ध्यान रखना, कैसा होता है? वर्षा का जल अम्लीय होता है, इसमें H आयन होते हैं। H आयन है तो इसमें विद्युत धारा भी बहेगी, इसलिए बरसात का पानी क्या करता है? विद्युत धारा का चालन करता है, इसलिए वर्षा जल विद्युत का चालक होता है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन देखिए। केवल आपको इस विज्ञान के अंदर एक एक लाइन, आधी लाइन में उत्तर याद करने, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। ध्यान रखना दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, हाईलाइट करके देखिए आगे। वो आधी लाइन, एक लाइन ही है जो आपका उत्तर है मेन। देखिए, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस कैसी है? शुष्क है। आगे, शुष्क लिटमस पत्र है, जो लिटमस पत्र दिया गया आपका वो भी शुष्क है, एंड दोनों चीज़ें शुष्क है, पानी नहीं उसमें। शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? यानी हाइड्रोक्लोरिक गैस है शुष्क, वो शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदल पाती है, क्यों? इसका क्या कारण है? तो देखिए, छोटा सा कारण है केवल इसमें कि जल की अनुपस्थिति के कारण शुष्क HCl गैस से H आयन अलग नहीं हो पाते हैं। शुष्क HCl गैस ठीक आपकी, उसमें से H आयन अलग नहीं हो रहे हैं। क्या नहीं हो रहे हैं? अलग नहीं हो रहे हैं। अलग हो जाते
तो उसका रंग चेंज हो जाता अम्ल की वजह से, तो यहाँ पर अलग नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए शुष्क लिटमस का रंग नहीं बदलता है। बिल्कुल आसान। तो एक छोटा सा ये उसमें कि एक तो जल की अनुपस्थिति है और दूसरा क्या है, HCl से H आयन अलग नहीं होंगे। दो बातें छोटी छोटी। फिर इसी प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि इस बार हमने ले लिया HCl विलियन ले लिया, यानी कि पानी जैसा है चीज़ है। विलियन मतलब घुली हुई चीज़ है, ये पानी जैसी चीज़ हो गई है ये, विलियन मतलब घुली हुई है। तो HCl विलियन शुष्क लिटमस पत्र के रंग को बदल देता है। क्यों बदल देता है? अब विनय ले लिया आपने, तो क्यों बदल देता है रंग को शुष्क लिटमस पत्र? देखिए HCl विलियन में से H आयन अलग हो जाते हैं। इस बार विलियन लिया है आपने, तो ये जलीय है, तो इसलिए क्या होगा, इसमें से H आयन अलग हो जाते हैं। विलियन है इसलिए इसमें से क्या हो जाएंगे, H आयन अलग हो जाते हैं, इसलिए शुष्क लिटमस पत्र का रंग बदल जाता है। और कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। रंग कैसा हो जाता है? लाल। अम्ल है ये, कैसा है ये? HCl अम्ल है। आगे देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तीनों एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा चेंज किया इसमें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। प्रश्न कैसा भी आए बोर्ड में आप उसका आसानी से उत्तर दे सको। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है, इस बार गैस वही शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है, इसमें भी हमने शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस ली थी, को आर्द्र लिटमस पत्र पर डाला जाए तो क्या होगा? तो पहले हमने लिटमस पत्र भी शुष्क लिया था, लेकिन अब आर्द्र लिटमस पत्र ले रहे हैं हम। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है और लिटमस पत्र कैसा है आपका? आर्द्र। आर्द्र मतलब उस पर नमी है, हल्का सा गीला है। तो क्या होगा देखिए, क्योंकि लिटमस पत्र आर्द्र है यानी उस पर नमी है। नमी मतलब जल हो गया, उसमें नमी मतलब क्या हो गया? जल। इसलिए HCl में से HCl है आपका, उसमें से H आयन अलग हो जाएंगे। H आयन क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे उसमें, ठीक है। इसलिए लिटमस पत्र का रंग बदल जाएगा और कैसा हो जाएगा? वो लाल हो जाएगा। लिटमस पत्र कैसा है? पहली चीज़ प्रश्न में दिया हुआ है आपका आर्द्र है, तो HCl में से जो HCl गैस थी आपकी, उसमें से क्या हो जाएंगे? H आयन अलग हो जाएंगे आपके, H आयन अलग हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे, इसलिए लिटमस पत्र का रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए कि अम्ल को तनुकृत मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा है। तनुकृत मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा क्या हो? ज़्यादा हो, अम्ल की मात्रा या क्षारक की मात्रा कम हो, उसे कहते हैं तनुकृत। तो अम्ल को तनुकृत करते समय ये क्यों अनुशंसित करते हैं, निर्देश देते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अम्ल दे रखा है आपको, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। तो ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए इस चीज़ का उत्तर देते हैं हमें शॉर्ट रूप में देंगे बिल्कुल आसानी से, ताकि सीधा आपके समझ में आ जाए। देखिए पहला पॉइंट है इसमें, देखिए जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। यानी जल में हम अम्ल डालें या क्षारक डालें, डालते ही ऊष्मा बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगी। पहली चीज़ ऊष्मा बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगी, तो पहले पॉइंट में आ गया आपका। इसलिए जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते समय अधिक सावधानी रखनी चाहिए, ये कहते हैं हमें। 2 नंबर में क्या है? केवल हमें क्या रखनी है? सावधानी। कब? जब हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल जल में मिला रहे हैं, तो सावधानी हो गया। चलिए तीसरे पॉइंट में देखिए कि अम्ल को धीरे धीरे डालेंगे और जल को लगातार हिलाते हुए, जल को क्या करेंगे? लगातार हिलाते हुए मिलाएंगे। क्या करेंगे? जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। यानी 2 काम करेंगे हम, एक तो अम्ल डालेंगे ऊपर से अम्ल डालेंगे, और जल को क्या करेंगे? ऐसे धीरे धीरे हिलाते रहेंगे। कांच की डंडी होगी हमारे पास में, उससे धीरे धीरे क्या करेंगे? हम उसको हिलाते रहेंगे। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो देखिए क्या होगा अब आगे, वरना यानी अन्यथा सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर, सांद्र अम्ल में मिला दियागा आपने ओरिजिनल चीज़ के अंदर, शुद्ध चीज़ में, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण, ऊष्मा क्या होगी आपकी? बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगी।
ऊपर दे रखा आपको यहाँ पर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो वहाँ पर ऊष्मा क्या होगी, बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगी। ऊष्मा के कारण मिश्रण आश्वित होकर यानी उबलकर, आश्वित मतलब बहुत झाग हो जाएंगे इसमें, आश्वित होकर बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मिश्रण आश्वित होकर बाहर आ जाएगा। अब बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, देखिए आगे, और उससे हम जल सकते हैं। क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं। नेक्स्ट और क्या होगा, साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप हो गया। कांच का बर्तन था आपका, कांच का बर्तन था आपका, ताप क्या हो गया इसके आसपास, आसपास में ताप क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। इसके कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। क्या हो सकता है, पात्र भी टूट सकता है। और क्या हो सकती है, इससे चोट लग सकती है और ज़्यादा जल सकते हैं हम। इसलिए फिर वापस पूरा प्रश्न में से लिखना हमें कि जल अम्ल को तनुकृत करते समय अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में, यानी अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। देख लीजिए क्या क्या ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ अभिक्रिया होगी वो ऊष्माक्षेपी, सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को डालेंगे हम जल में धीरे धीरे और जल को लगातार हिलाते हुए डालेंगे। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ऊष्मा बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगी, मिश्रण आश्वित होकर बाहर आ जाएगा और हम जल सकते हैं। फिर स्थानीयता बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसके कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। नेक्स्ट तनुकरण किसे कहते हैं बताया मैंने आपको ऊपर, परिभाषा देख लीजिए अब, कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, जल के अंदर दिख रहा है आपको यार जल, इसके अंदर क्या मिला रहे हो आप, अम्ल या क्षारक मिला रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है फिर आगे, आयन की सांद्रता में, जो आयन होंगे उसमें उसकी सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी होगी। प्रति इकाई आयतन में क्या होगी, कमी होगी। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। यानी जो आपने अम्ल या क्षारक लिया है उसके आयन होंगे इसके अंदर, H आयन या OH आयन होंगे, H+ आयन या OH आयन होंगे आपके पास में, उसकी सांद्रता में क्या आएगी, कमी आएगी। H आयन और OH आयन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे आपके। H आयन या OH आयन क्या हो जाएंगे आपके, कम हो जाएंगे पानी मिलाने से, जल में मिलाएंगे उनको। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण, यानी पानी की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। आगे सार्वत्रिक सूचक किसे कहते हैं, देखिए इसमें वह सूचक, सूचक मतलब सूचना देता है जो, वह सूचक जो किसी विलयन में H आयन की विभिन्न सांद्रता को, किसकी, H आयन की विभिन्न सांद्रता मतलब अलग अलग सांद्रताएं हैं, कभी 7 आ रही है, कभी 5 आ रही है, कभी 13 आ रही है, किसी विलयन की कुछ और आ रही है, उसको विभिन्न रंगों में प्रदर्शित कर दे एक बार में। वापस देख लीजिए, सार्वत्रिक सूचक किसे कहते हैं, वह सूचक जो किसी विलयन में H+ आयन की विभिन्न सांद्रता को, H+ आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करे, अलग अलग रंग में दर्शा दे। एक ही पट्टी होगी आपके पास में, एक ही पट्टी होगी, लेकिन H आयन की वजह से उसके रंग क्या हो जाएंगे, कहीं पर अलग, कहीं पर और अलग, कहीं पर और अलग, कहीं पर और अलग, रंग क्या हो जाएगा, पट्टी का अलग अलग हो जाएगा, उसे सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। तो देख लिए काम की चीज़ क्या है, इसमें विलयन है आपका, उसमें H आयन की विभिन्न सांद्रता को, मेन चीज़ है विभिन्न सांद्रता को क्या कर देगा, विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करे, विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करे, उसे सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। फिर आगे देखिए pH स्केल किसे कहते हैं, pH किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या लेनी है, सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई है, एक स्केल विकसित की गई है जिसे pH स्केल कहते हैं। नेक्स्ट है कि pH स्केल है आपके पास में, उसमें P और H का मतलब क्या है, क्या अर्थ है, देखिए तो P का अर्थ पुषांश होता है, P का अर्थ क्या होता है, पुषांश, जो जर्मन शब्द है आपका, जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, तो P का मतलब क्या हो गया, शक्ति। H का अर्थ है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, H का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। यह था आपका विज्ञान में पार्ट 2, जिसके कुछ पॉइंट बताए मैंने आपको। तो ये आसान भाषा में आपको बताया गया दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।